प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी बायोलॉजी के क्लास में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी पॉइंट्स के क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो एनसीईआरटी पॉइंट्स जिसपे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं टोटल 38 चैप्टर के। उसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे एग्जाम पॉइंट्स, ठीक। उसके अलावा आपको मिलेंगे बूस्टर डोज की चीज़ें। ये तीन चीज़ें आपको दी जाएंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से कई ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो केबीएस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सुपर टेट की क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी अभी बाकी हैं। इन सभी के लिए लाभदायक चीजें आपको मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एलटी और जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है, तो जिसके लिए आप यहाँ पे अगर तैयार रहेंगे तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स की। एनसीईआरटी पॉइंट्स पे अगर चर्चा करें तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस पे चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। क्या दिया गया उस पर एक नजर डालते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि बायोलॉजी, जिसे हम लोग बायोस प्लस लाइफ लोगास में होता है, साइंस आप या स्टडी कह सकते हैं, जनरल भाषा में स्टडी भी कहते हैं। तो कह रहा है बायोलॉजी जो है ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लाइफ का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की इस शाखा में हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? लिविंग बींग्स का अध्ययन करते हैं। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस as it might to the understand how living things perform their life activity। इसके अलावा जो वाइटल एक्टिविटीज हैं यानी लाइफ की एक्टिविटी हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, जिसे हम लोग एक टर्म में अगर बात की जाए तो उसी को क्या कहते हैं? वाइटल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इस साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उनके लिविंग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। प्योर बायोलॉजी किसे कहते हैं? सेकंड पॉइंट हमारी है प्योर बायोलॉजी इज द कंसेप्ट। देखिए ये एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स हैं, माफ करिएगा, एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्हीं से प्रश्न आपके बनते हैं और ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आपके बना करके, असर्शन रीजन के प्रश्न बना करके आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के रूप में रखा गया है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपके कुछ प्रैक्टिस पेपर के प्रश्न हैं, उसे भी करना है। इसी तरह से हर चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर को भी करेंगे, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर को भी करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्योर बायोलॉजी क्या होती है। इज कंसर्न विद द गेनिंग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वेयर एज द applied biology is related to well-being to mankind of the directly beneficial economically। कह रहा है कि अगर हम अप्लाइड बायोलॉजी की बात करें तो बेनिफिशियली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए, जबकि प्योर बायोलॉजी क्या है? फंडामेंटल नॉलेज के बारे में हमें बताता है। मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं हैं, जिसमें हम लोग एक को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं और दूसरी शाखा को क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो शाखाओं में रखते हैं, जूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के नाम। फादर ऑफ जूलॉजी कई बार पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है तो इसका कोई बहुत मतलब है नहीं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। ये ग्रीक फिलोसफर थे, ये आपको याद रखना कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ग्रीक के फिलोसफर थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसकी है, तो आप कहेंगे हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये पुस्तक किसकी है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक जो है ये एरिस्टोटल की है, यानी ये फादर ऑफ जूलॉजी की जो फादर हैं उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं पे आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं और ये भी ग्रीक के ही हैं और ग्रीक के स्कॉलर हैं।
इन्होंने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम एरिस्टोटल की है, और हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है ये थियोफ्रेस्टस की बुक है, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अब आपसे प्रश्न जो पूछा गया, आप एक एग्जाम में पूछा गया डीएसएसबी में, मोनोटाइपिक जीनस क्या होते हैं, ये डीएसएसबी के प्रश्न प्रीवियस ईयर करेंगे तो मिलेगा। मोनोटाइपिक जीनस किसे कहा जाता है, कह रहा है ए जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज, जिस जीनस में सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, एक ही स्पीसीज पाई जाती है। ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाए, एक स्पीसीज पाई जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक जीनस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मोनोटाइपिक जीनस के अंतर्गत कौन आ जाता है, होमो आ जाते हैं, और इसमें एक ही स्पीसीज होती है, सेपियंस। क्या आ जाते हैं, होमोसेपियंस, एक ही स्पीसीज होती है, सेपियंस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सोलोनेसी की हम बात कर लिए, तो सोलेनेसी में आप देखते हैं सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम में मेलिंगेना, तो ये कई आ जाते हैं। कह रहा पॉलीटिपिक जीनस में क्या डिफरेंस होता है, पॉलीटिपिक और मोनोटिपिक जीनस की बात करें तो ये जीनस पॉलीटिपिक की बात करें कंटेन मोर देन वन स्पीसीज, जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये देन है मोर देन वन स्पीसीज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पेंथरा की बात करते हैं, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, पेंथरा टिग्रिस, ये तीन स्पीसीज आ जाते हैं। चूंकि एक ही जीनस में तीन स्पीसीज हैं, किस सोलिनम में तीन चार स्पीसीज होती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक आपकी स्टार्ट हो रही है, जितने नाम दिए गए हैं, ये सभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं डीएसएसबी के टीजीटी और पीजीटी में। अब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। केबीएस और डीएसएसबी में पूछे गए सभी प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। अभी ऊपर तो जनरल फीचर थे। पहला प्रश्न है डी कैंडोल। डी कैंडोल की बात करते हैं, कॉइन द टर्म टेक्सोनॉमी इन 1838। इन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमी शब्द दिया, और ये शब्द कब देते हैं, 1813 की ईस्वी में इन्होंने यह शब्द प्रोवाइड किया था। तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पाते हैं जॉन रे। जॉन रे इंग्लिश के नेचुरलिस्ट हैं, और इन्होंने टर्म दिया था, कौन सा, जॉन रे ने टर्म स्पीसीज, इन्होंने स्पीसीज टर्म को दिया था। किसने, जॉन रे ने किस शब्द को दिया था, स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम दिया था। तो आपसे पूछा जाता है कि हु साइंटिस्ट गिव द टर्म स्पीसीज, स्पीसीज शब्द किसने दिया था, तो आप कहेंगे स्पीसीज शब्द को सबसे पहले जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बेंथम एंड हुकर गेव द फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बेंथम और हुकर जो हैं पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया। अभी देखिए बिहार में पीजीटी का पेपर हो रहा था, तो ये प्रश्न बॉटनी में और जूलॉजी में दोनों में अलग अलग, चूंकि वहां वैकेंसी दोनों अलग अलग थी, तो दोनों में पूछा गया था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे बायोलॉजी में दोनों लोग देंगे, एमएससी जूलॉजी भी देंगे, एमएससी बॉटनी भी देंगे, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बिहार में जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, तो वहाँ पूछा गया था जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, दोनों में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे बेंथम और होकर के द्वारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो जो है, एक सेकेंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ दिया गया एंगलर एंड प्रांटल। एंगलर और प्लांट जो है, प्रांटल हम इसलिए कहते हैं कि यल है लास्ट में, प्रांट कहते हैं कुछ लोग। तो एंगलर एंड प्रांट जो है गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार भाई फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है। अब आपको बताना है पहली बार फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, ये प्रश्न आपको बताने। जब इस प्रश्न पे आप जाएंगे तो आप कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, एंगलर और प्रांटल ने दिए थे, जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने। आगे बढ़ते हैं, तख्तजन। तख्तजन जो है जो है डिस्क्राइब द टेक्सोनॉमी विदाउट द फाइलोजेनी एज बोन विदाउट फ्लैश। कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमी, इनका कहना क्या है कि टेक्सोनॉमी के बिना
टेक्सोनॉमी के बिना अगर हम फाइलोजेनी पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से कि जैसे हड्डी के बिना मांस, तो टेक्सोनॉमी इनका कहना है कि जो फाइलोजेनी है उसे पढ़ने के लिए टेक्सोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्पेसमेन, टाइप ऑफ स्पेसमेन की बात करें तो कुछ ओरिजिनल स्पेसमेन होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। जो ओरिजिनल स्पेसमेन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होलोटाइप। डुप्लीकेट को होलोटाइप इज टर्म एज द आइसोटाइप। अगर कोई डुप्लीकेट होलोटाइप होता है यानी ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटाइप। होलोटाइप के जैसा ही दूसरा हो तो उसे क्या कहेंगे, आइसोटाइप। एडिशनल वन इज नोन एज द पैराटाइप और व्हेन ए ओरिजिनल इज लास्ट टू रिफर एज द नियोटाइप। अगर ओरिजिनल समाप्त हो जाए तो क्या कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारे सिलेबस में रखे गए। ऊपर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्रश्न हमसे प्रीवियस ईयर गए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे केवीएस में, एनबीएस में, डी ट्रिपल एस बी में, या यूपी टीएसटी पीएसटी में, या आपके जो है बिहार में, उन प्रश्नों को ऊपर रखा गया था। नीचे आ जाइए, यहाँ पे कुछ चीजें दी गई जैसे लाइफ। लाइफ क्या है आपको ये बताना है, तो यहाँ पे व्हाट इज लाइफ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि व्हाट इज लाइफ में कौन सी लाइफ आपकी है और कैसे इस पे काम करती है। देखिए कह रहा लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन मॉलिक्यूल which is perform certain chemical reaction in ordering bring about the life activity। कह रहा है जीवन के आधार को चलाने के लिए आयन और मॉलिक्यूल से निकलने वाली एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ती है जो हमें लाइफ का फॉर्मेशन करती है। आगे बढ़ जाइए। व्हाट इज लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज लिविंग। कह रहा प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ये कोई प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, तो मान लेते हैं ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये छोटा सा इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा गया है, न्यूक्लियस के अंदर जो तत्व भरे गए हैं वो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भरा गया है। तो एक सेकेंड, न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं ये कलर आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं कुछ भरा गया है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी कुछ भरा गया है जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म है। और दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हक्सले, यहाँ पे देखिए दिया गया है। प्रोटोप्लाज्म को जो है हक्सले नामक साइंटिस्ट ने 1868 में क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जीवन में प्रोटोप्लाज्म पाया अगर जाता है तो वह हमारी लाइफ की एक्टिविटी यानी वाइटल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये बात सबसे पहले किसने कही थी, हक्सले ने कहा था 1863 में। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे एक एक कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसके बारे में डिटेल में आपके मतलब बुक में दिया गया है, तो आपने एनसीईआरटी तो वहाँ से पढ़ी होगी। हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ना कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है डेफिनिट शेप एंड साइज। किसी भी जीव की जो है निश्चित शेप और साइज होनी चाहिए। ये कोई जितने भी जीव होते हैं उसमें शेप और साइज निश्चित नहीं होता है, ये वेरिएबल है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के शेप और साइज पाए जाते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि वेरिएशन को अच्छा माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, जीवों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के द्वारा उनका जो है एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, सही बात है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, किसी भी जीव का एक ही डायरेक्शन में ग्रो करना, यानी नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, मास ऑफ सेल का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है कि उसके साथ साथ लाइफ में पैदा होने से लेकर के मरने तक की, यानी सिंस बर्थ टू टिल डेथ के बीच में जितनी भी चीजें हमने सीखा है, जितनी भी हमने चाहे हमने ऑब्टेन किया है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। जो स्प्रिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक इन व्हिच द एनर्जी रिलीज्ड बाय द डिग्रेडेटिव रिएक्शन इज यूज्ड द सिंथेटिक रिएक्शन।
कह रहा है यहाँ पे जो है एनाबॉलिक में कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है। ठीक, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यानी एनर्जी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का नुकसान हो रहा है। यहाँ जो एनर्जी है वो ब्रोकन डाउन टू द रिलीज एनर्जी, यहाँ से रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही, यहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज कर रही है, यानी सिंथेसिस कर रही है। ड्यूरिंग एनाबोलिज्म द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एनाबोलिज्म की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जा रही, पोटेंशियल एनर्जी में। जबकि अगर हम कैटाबोलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी, कह रहा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही। ठीक, एनाबॉलिज्म इज द कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस, और ये क्या है कि जो है कैटाबॉलिज्म इज द रिलीज ऑफ द एनर्जी, यानी वाइटल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद है होम्योस्टेटिस, साम्य अवस्था को बनाए रखना। कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्ड और इरिटेबिलिटी, यानी हम किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे बॉडी में तो नर्व सेल पाए जाते हैं, प्लांट में नर्व सेल नहीं होते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उसको पढ़े होंगे, फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, कीमोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद थिग्मोट्रोपिन पढ़े होंगे, तो वो भी प्लांट भी इस तरह की एक्टिविटी को करते हैं। हीलिंग और रिपेयर, अगर कभी चोट लग जाए किसी कंडीशन में, पौधा हो, जंतु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, हील कर लेते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एडेप्टेशन, जैसा देश वैसा वेश, तो एडेप्टेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग या लाइफ के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें मिलती है उसी के हिसाब से हम ढल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म, दो तरह का एडेप्टेशन होता है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एडेप्टेशन होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए एडेप्टेशन होते हैं। इवोल्यूशन यानी ग्रेजुअल चेंजेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड इवोल्यूशन, और लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जो कि जीवन का परम सच है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स की अगर चर्चा करें तो इसमें सिस्टमैटिक्स यानी सिस्टमा, ऑर्डरिंग और सीक्वेंस इज द साइंटिफिक स्टडी डेट अटेम्प्ट टू द रिकॉग्नाइज। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, पहचान करेंगे, डिस्क्राइब उसकी व्याख्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, अरेंज द डाइवर्स अनलाइक टू द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेन बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर इज of the species and group. Biosystematics is another field of the systematic. It deals with the variation within a species and its general evolution. Systematics include the following four field. पहली फील्ड है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसके बाद नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी। Classification is the scientific ordering of organisms, bacteria, protista, fungi, plant or animalia in a hierarchical series. In a hierarchical series of a group of on the basis of their morphological, evolutionary and relationship. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मोस्टली स्टार्ट होती है कहाँ से, किंगडम से। किंगडम आपके बुक में यानी एनसीईआरटी में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज दिया गया है, लेकिन डोमेन को भी कहीं कहीं देखा जाता है। तो कह रहा है कि डोमेन जो होता है ये ग्रेटेस्ट होता है, या अगर डोमेन नहीं रहेगा ऑप्शन में तब किंगडम ग्रेटेस्ट होगा, और सबसे लोवेस्ट जो होता है वो कौन होता है, लीस्ट पे या सबसे लोवेस्ट जो होता है वो कौन होता है, स्पीसीज होता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में। कह रहा है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है, तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि वन नेम कंप्राइजेज ऑफ द जेनरिक नेम, एक नाम उसके जेनरिक नेम से होता है और एक नेम क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। तो किसी भी जीव के दो नामों से मिलकर के नाम बनता है, एक नाम उसके जो है जीनस को बताता है और दूसरा उसके स्पीसीज को इंडिकेट करता है। और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर
किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे कैरोलस लिनियस के द्वारा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया गया था। इन्होंने इसके रूल बताए थे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पहला नाम जीनस का नाम होगा, दूसरा नाम जो है स्पीसीज का होगा। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसे इटैलिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो कभी कभी 3 नाम होते हैं तो फिर उसको जो है उसके आगे जैसे लिन लिखा होता है तो इसका मतलब कि लीनियस ने सबसे पहले इसको ढूंढा था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे कॉमन इवोल्यूशनरी डेसेंट पे आधारित होता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि टेक्सोनॉमिक विदाउट द फाइलोजेनी इट लाइक बोन विदाउट द फ्लैश। तो अभी अभी आपने पढ़ा, तख्तजन ने कहा था कि जो टेक्सोनॉमी होती विदाउट द फाइलोजेनी लाइक ए बोन विदाउट ए फ्लैश। देखिए यहाँ पे अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, तो इन्होंने ही इस बात को कहा था। कहाँ गया? तख्तजन ने क्या कहा था कि जो टेक्सोनॉमी है फाइलोजेनी पढ़ने के लिए ये विदाउट फ्लैश होगा, अगर जैसे कि हड्डी के बिना। अगर फाइलोजेनी पढ़ना टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ना है तो इसका अर्थ यही हुआ। द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पब्लिकेशंस बाय द ऑथर इज, कह रहा किसी ओरिजिनल पब्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? होलोटाइप कहा जाता है। 2 or more species occupy in the same overlapping area is called, 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज एक ही एरिया में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक कहते हैं। फ्लोरल फीचर्स आर जनरली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मोर कंजर्वेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी, कौन इसमें कैटेगरी है? तो कह रहा है कैटेगरी में आप क्या आ जाते हैं? किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो इसमें से सभी जो है कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। द साइंस ऑफ एजिंग इज रिफर्ड टू एज, साइंस ऑफ एजिंग किसको रिफर करता है? तो जेरेंटोलॉजी को रिफर करता है। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है कि बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं, बोथ ए और बी कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो इसे नन ऑफ दीज कहा जाता है। कह रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। टू प्लांट कैन बी conclusively said to belong to the same species of the, कह रहा 2 पौधे हैं जो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली, वह आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ईच अदर एंड फॉर्म सीड, और किसका निर्माण कर रहे हैं? सीड का निर्माण कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटाट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, तो यहाँ पे हैबिटाट के हिसाब से आपको बताना कौन सही है। तो ये पेरियार में एलिफेंट पाए जाते हैं, कच्छ के रन में वाइल्ड एस पाए जाते हैं, सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जबकि दचग्राम नेशनल पार्क में इस स्नो लिपर्ड्स नहीं पाए जाते। स्नो लिपर्ड्स कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे बर्फ बनेगी, और दचग्राम में बर्फ नहीं पड़ती। ठीक, और उसके बाद है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज डिसेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस देखिए, स्पेसिमेन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, पहले इसको याद करिए। किंगडम है, फाइलम है, उसके बाद किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसको ढूंढिए कौन सा सही होगा, तो इसी क्रम में ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई आपको सही मिल जाएगा। तो नीचे आते हैं, आप देखिए डिवीजन है, उसके बाद क्लास है, फैमिली। डिवीजन और फाइलम दोनों इक्वल होते हैं। प्लांट में डिवीजन कहा जाता है और एनिमल में फाइलम कहा जाता है। जीनस है, ठीक, जीनस है, स्पीसीज। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगुलर और प्लांटल, ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी जो है लिनियस की पुस्तक होती है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले किसमें पब्लिश किया गया था? सिस्टमा नेचुरी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्ट हेरेडिटरी ऑर्डर ऑफ द टेक्सोनॉमिक, तो करेक्ट हेरेडिटरी ऑर्डर कौन से होते हैं? किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। और अगर प्लांट होगा तो यहाँ पे फाइलम के साथ डिवीजन लगा होगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। उसके बाद द बॉटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या है? तो आप कहेंगे ग्लाइसिन मैक्स। आगे आ जाते हैं, ओराइजा सटाइबा यानी धान की बात हो रही है, तो कह रहा है कि इसमें जो ओराइजा है वो क्या है, यानी नहीं, ओराइजा सिर्फ नेम ऑफ द राइस प्लांट। द सटाइबा, सटाइबा किसको बताता है? तो स्पीसीज को बताता है। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन, पहला नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश हुआ था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अब इस समय कहाँ है? उत्तराखंड में। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट कौन बनाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये लिस्ट बनाता है किसकी? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची रिफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची किसको रिफर करती है? तो आप कहेंगे स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल। द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन, तो फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, टेक्सोनॉमिक ग्रुप किसी रैंक की क्या होती है? टेक्सान को कहते हैं। और द लार्जेस्ट हर्बेरियम, लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे है? तो लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा। और ए ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, इंटरकनेक्टेड जेनरा के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो फैमिली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिफिक्स यूज्ड बाय द, used for unit of the classification of plant indicates taxonomic categories of family, तो फैमिली के लिए AC लगाते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमैटिक टर्म किसके लिए रिफर किया जाता है? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑर्गेनिज्म देयर रिलेशनशिप। और लास्ट नहीं, अभी प्रश्न आपके हैं, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जीनस कहता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड प्लांट और एनिमल। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट, फाइलम किसके बराबर है? तो फाइलम डिवीजन के बराबर होता है। फाइलम एनिमल में लिखा जाता है, प्लांट में डिवीजन लिखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज का कलेक्शन होता है। टेक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बोथ मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। तो ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा कौन ऐसा है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो है आपका रिस्पॉन्ड एंड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्राफ्टिंग विथ वाटर करेंट्स आर, तो उसे क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया जाता है किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। टेक्सा डिफर्स फ्रॉम द टेक्सान, टेक्सा टेक्सान से कैसे? दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ द टेक्सान। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्लेडिस्टिक कहते हैं। कह रहा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन को किस पे आधारित करते हैं? एवोल्यूशन पर आधारित करते हैं और जेनेटिक रिलेशनशिप पर, तो उसे को क्या कहते हैं? क्लेडिस्टिक्स कहते हैं। इन फिश कटला कटला एंड द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनरिक नेम, दस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा कि जो कटला कटला है स्पेसिफिक नेम और जीनस नेम दोनों सेम है, तो उसे क्या कहते हैं? टार्टोनेम कहा जाता है। द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी, कह रहा कौन से ऐसे जो है बायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी कहा जाता है? जब आपकी एनसीईआरटी शुरू होती तो आगे एक व्यक्ति का फोटो है, वहां पे एक नाम है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर इज द कंसर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रोल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
कंट्रोरी टू रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे कह रहा कौन है, तो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन बाय द एनी लैंग्वेज, नहीं। कह रहा फर्स्ट नेम किससे लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट टू द जीनस, पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नाम स्पीसीज को, सही है। फिर कह रहा नेम ऑफ द रिटन इज द लैटिन वर्ड, ये भी सही है। द वर्ड ऑफ द, ये भी सही है। तो उसको गलत बताना था, तो ये यहाँ पे किसी वर्ड में नहीं लिख सकते, लैटिन वर्ड में लिखते हैं। उसके बाद है ए लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि हर्बेरियम सीट पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी दी रहती है, इस कॉर्नर पे आप जैसे सीट मान लें तो इस कॉर्नर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है। कह रहा कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो वहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाती। यहाँ पे असर्शन रीजन है, सेम प्रक्रिया के साथ है कि अगर दोनों सही हैं तो ए होगा, आर ए की सही व्याख्या करता तो ए होगा, अगर दोनों सही हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं तो बी होगा, अगर एक सही है एक गलत है तो सी होगा, और ए जो है यहाँ पे दोनों गलत हों तो क्या होगा, डी होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है सिस्टमैटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कह रहा है सिस्टमैटिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। फिर आगे कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स नेम द आर्गन एंड डिवाइड देम इनटू ग्रुप ऑफ द सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सेट रूल टू मेक स्टडी इजी। तो ये दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करता है, आर ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए पहला वाला आपका सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज ब्रीड ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज। कह रहा है कि एक जात का सदस्य अपने जात के दूसरे सदस्य के साथ ब्रीडिंग कर सकता है। इन सम केसेस, कुछ केस में मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में भी ब्रीड, नहीं, दूसरे स्पीसीज ब्रीड नहीं कर सकते, आपस में ब्रीडिंग सिर्फ सेम स्पीसीज में हो सकती। तो आपका जो है प्रोड्यूस स्टेराइल एंड फर्टाइल स्पीसीज। कह रहा है अगर ये आपस में ब्रीडिंग करते भी हैं तो इनसे जो जीव पैदा होंगे वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे या अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे। कह रहा कि या तो स्टेराइल होंगे और ये फर्टिलिटी इनके पास नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों अपने अपने तथ्य से सही हैं, लेकिन ये सही रूप से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपनी जगह पे सही है। स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि स्पीसीज जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम, नहीं, स्पीसीज चेंज होते हैं, स्पेसिएशन होता है, और ये यूनिट नहीं है चूंकि सब स्पीसीज भी पाई जाती है। लीनियस इज रिगार्ड, तो इसलिए दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही। लीनियस इज रिगार्डेड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, he gave the scheme of classification by with the addition of the still now। तो ये बात आपकी सही है, दोनों सही हैं, तो इसलिए कैप का कौन हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। कंजर्वेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन, दीज कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन देयरफॉर देयर सिमिलरिटी शो द रिलेशन। तो ये भी दोनों सही, तो ए वाला, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और ये 3 प्रश्न आपको सेल्फ से करने हैं। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पहला चैप्टर है आपका, और यहाँ पे आप एक प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ से गुजर चुके हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब देखेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। फिर बढ़ते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।